हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में पूरे जोर शोर तरीके से दोस्तों लगे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता कि आप सभी के जो एग्ज़ाम है वो 26 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ऐसे हमारे पास जो भी समय है दोस्तों, उसे अब हमें अपनी पढ़ाई में लगाना है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगाना है दोस्तों। और जो भी समय बचा हुआ दोस्तों, बस उसे आपको पढ़ाई में ही लगाना है। इसीलिए द पॉलिटिकल मास्टर चैनल दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक सीरीज़ लेकर आए, जिसमें हम वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, सेकंड टर्म एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस चैप्टर से बाहर दोस्तों, इस चैप्टर जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इस चैप्टर से, इस वीडियो के बाहर इस चैप्टर से कोई प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरा देखें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि संविधान का निर्माण चैप्टर का नाम है, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान, जी हाँ, भारतीय संविधान जो है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और अगर बात करें भारतीय संविधान की, तो ये संसार का सबसे लंबा संविधान है। और स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और एक विविधतापूर्ण बल्कि पूरी तरह बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश में एकजुटता और प्रगति के लिए विस्तृत तथा सूझबूझ पर आधारित संविधान आवश्यक था, और उसी के संविधान के निर्माण पर पूरा चैप्टर है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय संविधान को दोस्तों जो शुरुआत थी वो 9 दिसंबर 1946, तो भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 से लेकर अगर पहली बैठक की बात करें तो 26 नवंबर 1949 तक हमारा जो संविधान कह सकते हैं उसको एक सूत्र में बांधा गया। और इस दौरान संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा के प्रत्येक प्रारूप को लंबी चर्चाएं हुई। और संविधान सभा की अगर बात करें दोस्तों तो कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा की कुल 11 जो है सत्र हुए, जिनमें 165 जो है बैठकें हुई। और सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियों के प्रारूप को सुधारने का काम करती रहीं। और अगर हम बात करें भारतीय संविधान के निर्माण से पहले जो भी साल था वो काफ़ी उथल पुथल वाला साल था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, परंतु उसके साथ ही हमें विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। और लोगों की याद में अभी भी 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के विरुद्ध संभवतः अगर माने तो सबसे व्यापक जन आंदोलन था। इसके अलावा अगस्त 1947 में दोस्तों कलकत्ता में हिंसा भड़क उठी थी, और इसके साथ ही उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाले दंगे, फसाद और हत्याओं का दौर आरंभ हो गया था। हिंसा के इस दौर में जो भीषण जनसंहार हुए थे वो अभी तक लोगों के मन में थे। और इसी बीच हमारे संविधान के निर्माण की योजना भी शुरू हो गई थी। तो इस चैप्टर में हम सारे इन्हीं के आधार पर दोस्तों क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था, अथवा जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त उन आदर्शों की व्याख्या कीजिए जिनको भारत के संविधान का निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाना था। तो दोस्तों अगर हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश किया गया था। यहाँ 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। वही उद्देश्य प्रस्ताव जिसे आज हम प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। तो बात कर लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में उस वक्त क्या क्या आदर्श थे। तो सबसे पहला दोस्तों कि संविधान सभी उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए, और इसमें निम्नलिखित बातें कही गई थी। पहला, भारत एक स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न गणतंत्र है। भारत राज्यों का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटेन के अधीन रहे भारतीय क्षेत्र, भारतीय राज्य तथा भारत संघ में सम्मिलित होने की इच्छा रखने वाले अन्य राज्य क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। भारत संघ के क्षेत्र में स्वायत्त इकाइयाँ होंगी। इसके अलावा प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्र भारत संघ तथा इसके अंगों को सभी अधिकार तथा शक्तियाँ जनता से प्राप्त होंगी। सभी भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा समानता प्राप्त होगी। सभी को धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, व्यवसाय आदि की मौलिक स्वतंत्रता भी होगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों एवं कबीलों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और गणतंत्र की क्षेत्रीय अखंडता और इसके प्रभुसत्ता संबंधी सभी अधिकारों को सभ्य राष्ट्रों के नियमों तथा न्याय के अनुसार बनाए रखा जाएगा। तो जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था दोस्तों, उसमें
हम उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना को अपने संविधान की आत्मा कहते हैं, क्योंकि पूरा हमारा संविधान का निचोड़ कह सकते हैं कि भारत का उद्देश्य, जो हमारे संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव है वो उसका परिलक्षित करता है। और नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया तो उनके मन में ये पूरे विश्वास था कि हमारा देश एक ऐसा देश बनने जा रहा है जिसमें सभी को समानता मिलेगी, सभी को स्वतंत्रता मिलेगी, सभी को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति होगी, जो इससे पहले प्राप्त नहीं था। तो इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव काफ़ी महत्वपूर्ण था और इस उद्देश्य प्रस्ताव में भावी भारत, जो आने वाला भारत है, उसके भविष्य की रेखा निर्धारित की गई थी दोस्तों। क्लियर? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क दिए गए। तो प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क दिए गए। तो पहला, उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण आवश्यक है। यह तर्क एक जिस सी बन गई है कि सभी शक्तियाँ केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है, यदि केंद्र के पास आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों को राज्यों को सौंप देने से अधिक केंद्र मजबूत हो सकता है। ये भी एक बात तर्क दिया गया था। दूसरा, के संतानम का मानना था कि शक्तियों का वर्तमान वितरण राज्य को पंगु बना देगा। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व को छोड़कर अधिकांश कर केंद्र सरकार के अधीन में या अधिकार में है। पैसे के बिना राज्य में विकास परियोजना नहीं चल सकती। मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें राज्य को केंद्र से कहना पड़े कि मैं लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार और उद्योगों की स्थापना के लिए भीख दे दीजिए। अच्छा तो यही होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दें और एकात्मक व्यवस्था स्थापित करें। इसके अलावा संतानम ने कहा कि यदि पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू कर दिया जाए तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा और इस स्थिति में कुछ ही सालों में सभी प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। तो ये कुछ दलीलें थी, ये कुछ तर्क थे कि प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों पक्ष में तर्क दिए गए। हालांकि भारतीय संविधान में केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया और केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के पीछे में दोस्त तर्क ये था। और हम आपको बता दें कि क्या हुआ था, क्योंकि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा तभी देश में एकीकरण की स्थापना की जा सकती थी और विदेश नीतियों को निर्धारित करने में केंद्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस वजह से केंद्र को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया बजाय राज्य के। हालांकि राज्यों के पीछे भी तर्क दिए गए थे, जो कि के संतानम ने ये तर्क दिए थे। इसी प्रकार से तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि हिंदुस्तानी जो है हिंदी और उर्दू के मेल से बनी एक भाषा थी, इसका नाम हिंदुस्तानी था। यानी 30 के दशक तक कांग्रेस ने मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि हमें एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके। हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू के मेल से बनी भारतीय जनता के बहुत बड़े भाग की भाषा थी। यह एक साझी भाषा थी जो विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई थी। समय के साथ साथ बहुत तरह के स्रोतों से नए नए शब्द और अर्थ इसमें समाते गए और विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग इससे समझने लगे। महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा बन सकती है। उनका मानना था कि यह हिंदुओं और मुसलमानों के साथ साथ उत्तर और दक्षिण लोगों को भी एकजुट कर सकती है। लेकिन 19वीं सदी के अंत में एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर होती जा रही थी। परिणाम ये हुआ था कि भाषा धार्मिक पहचान की राजनीति का भाग बन गई और परंतु हिंदुस्तानी से साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई। तो महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को इसलिए भी राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे क्योंकि हिंदुस्तानी अधिकतर भारतीयों द्वारा बोली और समझी भी जाती थी। हिंदुस्तानी हमारी प्राचीन संस्कृतियों को सजे हुई थी, सांस्कृतिक विविधता को एकजुट करती थी और हमें हिंदुस्तानी भाषा के माध्यम से हमने जितनी भी क्रांतियाँ करी थी उसमें हिंदुस्तानी भाषा की महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस वजह से भी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने पर गांधी ने जोर दिया था। परंतु भारत में संविधान के परिलक्षित भागों में राष्ट्रभाषा को हटाकर राजभाषा के रूप में हिंदी, जिसके लिए भी देवनागरी है, इसको माना गया। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, दमित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावों पर चर्चा कीजिए। ये सीबीएसई 2017 में 200 क्वेश्चन पूछा गया था। दमित समूह, तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने दमित समूह यानी पिछड़े वर्ग के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी और महात्मा गांधी ने इसका विरोध भी किया हुआ था। ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे, महात्मा गांधी का कहना था और संविधान सभा में एक प्रश्न पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। दमित समूहों के कुछ सदस्यों का कहना था कि अस्पृश्यों यानी अछूतों की समस्या को केवल संरक्षण और बचाव द्वारा हल नहीं किया जा सकता।
उनके पिछड़ेपन के पीछे जाति विभाजित समाज के कायदे कानून और नैतिक मूल्य की मान्यताओं का हाथ है। समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का प्रयोग किया है, परंतु उन्हें सामाजिक रूप से अपने आप से दूर रखा है। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते और उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। पॉइंट नंबर 2 था कि मद्रास के सदस्य जे नगप्पा ने कहा था कि हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं, परंतु अब हम और अधिक कष्ट उठाने और तैयार नहीं हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का आभास हो गया है। हम जानते हैं कि हमें अपनी बात कैसे मनवानी है। नगप्पा ने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से दमित समूह अल्पसंख्यक नहीं है। आबादी में उनकी संख्या 20 से 25% है। उनकी पीड़ा का कारण यह है कि उन्हें सदैव समाज तथा राजनीतिक हैसियत पर रखा गया है। इसका कारण उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं है। इसका कारण यह है कि उनकी ना तो शिक्षा तक पहुँचती और न ही शासन में भागीदारी। और स्वर्ण बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री के.जे. खांडेलकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाया गया, इस सीमा तक दबाया गया कि हमारे दिमाग हमारी देह काम नहीं करते और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है। अब हम आगे बढ़ने के योग्य नहीं रह गए। यही हमारी स्थिति है। बंटवारे की हिंसा बाद डॉक्टर अंबेडकर तक ने पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ दी थी। अंततः संविधान सभा ने सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए। आर्टिकल 17, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए। दमित समूहों को विधायिका तथा सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए। बहुत से लोगों का मानना था कि इससे भी सभी समस्या हल नहीं हो पाएंगी। सामाजिक भेदभाव केवल संवैधानिक कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज की सोच में बदलाव लाना होगा। फिर भी लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत किया। तो इस प्रकार से दमित समूह की सुरक्षा पक्ष में विभिन्न तर्क दिए गए थे संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के सामने कई समस्याएं थी, इनमें किन्हीं 2 समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने कोई जो समस्याएं थी आप सभी बता दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के कारण राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे, कथन की जाँच कीजिए। तो भारत के राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर भड़कने लगे। उन्होंने गृह युद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई देने लगी। बी. पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने का समर्थन किया। पृथक निर्वाचिका के विचार से संविधान सभा के राष्ट्रवादियों में क्रोध और निराशा पैदा की। अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। ये राष्ट्र की एकता को चोट पहुंचाने वाली व्यवस्था थी। इस मांग ने एक समुदाय को दूसरे से अलग कर दिया, भड़का दिया और सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक स्तर पर इस विचारधारा ने लोगों में फूट डाली, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, हिंसा एवं रक्तपात को जन्म दिया और इस प्रकार ये मांग देश के बंटवारे का कारण भी बनी थी। यह लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध थी। जे.बी. पंत ने अल्पसंख्यकों के लिए भी आत्मघाती बताया था इसे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से जो है क्वेश्चन 2 से पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने शक्तिशाली केंद्र के लिए बहस क्यों की। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने शक्तिशाली केंद्र के लिए बहस क्यों की, दोस्तों इसे CBSE दिल्ली 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसका PDF जो हमारा द पॉलिटिकल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जाकर से डाउनलोड कर सकते हैं। नए संविधान सभा ने केंद्र को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, केंद्र सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट कर लीजिए। और इस चैप्टर को दोस्तों हमने पूरी तरह से अपने चैनल पर समझा रखा, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे, इस कथन के समर्थकों में उदाहरण दिए, तर्क दीजिए। तो वाकई जो संविधान निर्माण से पहले के साल थे काफ़ी उथल पुथल वाले थे, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, संविधान सभा कैसे गठित हुई थी और इस सभा ने पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया, तो भी ये एक ही पार्टी का समूह बनकर क्यों उभर गई। संविधान सभा में भारतीयों तथा उनके विचारों की विविधता किस प्रकार से प्रतिबिंबित हुई, स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से भी आपसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो संविधान सभा में हमारे विधि निर्माताओं को परस्पर विरोधी हितों पर विचार करना पड़ा था, इस संबंध में कुछ उदाहरण दीजिए। अथवा पृथक निर्वाचिका की समस्या संविधान के सामने एक बहुत ही जटिल समस्या थी, इस प्रश्न पर हुए वाद विवाद की संक्षेप में चर्चा कीजिए। पृथक निर्वाचिका विरोध, ठीक है। तो ये जो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं,
इस चैप्टर के। इसके अलावा दोस्तों अगर इस चैप्टर से अगर देखें तो 1 नंबर में और 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहाँ से अगर हम बात करें वो कौन कौन से क्वेश्चन जो 1 नंबर और 2 नंबर में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया, आप सभी को पता है। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने पेश किया। जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्यों कहा जाता है। या संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के पक्ष और विपक्ष में एक एक तर भी आपसे पूछा। अगर हम संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के पक्ष में तर की बात करें तो मद्रास के बी पोकर बहादुर ने कहा कि देश के शासन में मुसलमानों की सार्थक भागीदारी के लिए पृथक निर्वाचिका के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। और विपक्ष में तर की बात करें तो माफ़ कीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पृथक निर्वाचिका को देश में रक्तपात और विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया था। इसी प्रकार से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो यह है दोस्तों कि भारतीय संविधान का पूर्ण वयस्क मताधिकार का अभिलक्षण किस दृष्टि से अनूठा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो अन्य देशों में पूर्ण वयस्क मताधिकार एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें महिलाओं को सबसे बाद में मताधिकार मिला, परंतु भारत में अधिकार आरंभ से अपने आप में पूर्ण था। तो इस तरह से 2 नंबर में 1 नंबर में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले दोस्तों वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर रखिएगा, ताकि हमारे चैनल के अंदर जो भी वीडियो दोस्तों अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के आप सभी तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।